सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं। पूरा जो पवन सीरीज है आपका वह मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और इससे पहले मैं राजन सीरीज आपको सॉल्व करा चुका हूं पूरा कंप्लीट। अब देखिए, पवन सीरीज भी आपका कंप्लीट होने वाला है। आज एक क्लास ये और अगला क्लास एक क्लास और लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं 2023 की नई सीरीज से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपसे क्लासेस मिस हो गई हैं, इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मैथ के सामने वाले लिंक को आप क्लिक करेंगे तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित विषय से जुड़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं, इतनी वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपको कहीं से अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। तो चलिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और भी प्रश्न हैं जिनको देखना अभी बाकी है आज की क्लास और कल की क्लास में। तो देखिए, 45 नंबर प्रश्न 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। 15-15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 46, 47 और इसके आगे प्रश्न। अब देखिए, यहाँ पे 46 और 47 में दोनों में आप देखिए गुणनखंड कीजिए बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 y की पावर 4। तो पहले आप स्क्वायर वाले से फेमिलर हैं तो स्क्वायर वाला कर लीजिए, तो आपको x के पावर 4 वाला आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखा है 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12। अब इसको आराम से बिल्कुल आप समझिए। तो देखिए, यहाँ पे इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब, अब यहाँ पे देखिए जो पद लिखे गए हैं वह प्लस माइनस में इस तरीके से 3 पद लिखे गए हैं। ये 3 अलग अलग पद। पहला पद 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12, इसका गुणनखंड करने का मतलब है कि इसको गुणे के रूप में लिखना। ठीक है, जैसे 6 का गुणनखंड हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 3, इसी तरीके से इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से इसका गुणनखंड करते हैं यह समझ लीजिए, ताकि आप सभी का कर पाए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करते क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो x स्क्वायर का जो गुणनखंड है यहाँ पे देखिए क्या है, 11 है। a बराबर 11 और b बराबर क्या है, जो x का गुणांक है वह कितना है, माइनस 41 है और c जो है वह माइनस 12 है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले a इंटू सी निकालते हैं, ac की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगा 2 और 11 दूनी 22 और हासिल 2 लगा है। फिर देखिए 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगा 2, फिर 11 के नम 11 और हासिल जो लगा 2 वो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13 और माइनस चिन्ह, तो 132 माइनस 132 हो जाएगा AC की वैल्यू। और B देखिए, हमको B जो है वह माइनस 41 दिया है। अब देखिए, B को 2 पदों में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे वह माइनस 41 ही आए और गुणा करने पे माइनस 132 आए। तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, अब देखिए B जो है वह माइनस में है और माइनस हमें लाना भी है, तो B को ऐसे 2 पदों में तोड़ना पड़ेगा जो जिसमें एक पद पॉजिटिव हो एक पद नेगेटिव हो, क्योंकि जो गुणा आना चाहिए वो नेगेटिव में 132 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस 44 और धन 3, इसमें तोड़ सकते हैं। अब देखिए गुणा होगा तो आएगा माइनस 132 और जोड़ेंगे तो माइनस 41। तो यहाँ से अब देखिए 11x स्क्वायर और अब ये माइनस 41x जो है इसको लिखिए 44 और 3 मिल गया ना आपको, तो माइनस 44x और प्लस 3x। माइनस 41x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस 44x प्लस 3x, क्योंकि बात तो वही है। फिर माइनस 12। अब देखिए जो 3 पद थे वह यहाँ पे आकर के अब
4 पद हो गया, एक पद ये, एक पद -44x, एक पद +3x और एक पद -12। अब दो पदों में आप कॉमन खोज लीजिए। तो पहले 2 पद में आपको देखिए 11x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, 11x कॉमन ले लेंगे 11x स्क्वायर में से, तो x बचेगा, फिर -44x में से 11x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4। फिर देखिए +3 कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x - 4। अब इसके आगे सॉल्व करिए। अब देखिए x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा x - 4। और फिर यहाँ देखिए बचा है 11x, तो अगले ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए 11x और +3 यहाँ बचा है। तो ये देखिए 2 गुणे के रूप में आ गए, तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो जाएगा x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 11x + 3। इस तरीके से इसका गुणनखंड जो है वह आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसा इसका आपने किया उसी तरीके से इसका भी करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल में जो घात है वह 4 आ जा रहा है और यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। जो घात है 4 वह आप उसको 2 ही समझिए, ठीक है, और उसी तरीके से हल करिए। a इंटू सी निकाल लीजिए और b वाले पद को इस तरीके से तोड़ लीजिए कि a इंटू सी के बराबर आए गुणा करने पे। तो देखिए 78 है, तो a इंटू सी यहाँ पे 78 आएगा। अब 13 छक भी 78 होता है, तो इसको देखिए बीच वाला पद है माइनस में और बाकी दोनों प्लस में है, ठीक है, तो इसको माइनस और माइनस में ही तोड़ेंगे, तो -6 और -13। अब इसके बाद पहले 2 पदों में x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बाद के -13y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, x स्क्वायर -6y स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे और बच क्या रहा है x स्क्वायर -13y स्क्वायर। तो इस तरीके से गुणनखंड आप करना सीख गए, बहुत ही आसानी से आप कोई भी पद आएगा गुणनखंड कर लोगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 48, 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते -2 भागा 2 के घाते -3। अब इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। देखिए लिखा है 2 के घाते 5 गुणे ब्रैकेट में 16 के घाते -2 फिर भागा 2 के घाते -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 के घाते 5 और यहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्रैकेट होता है वहां पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब ब्रैकेट में जो है 16 उसको क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 4 और इसके घात में है -2 भागा 2 के घाते -3। क्योंकि सब 2 के ही घात में है तो इसलिए 2 की घात हमने बना ली है। तो देखिए 2 के घाते 5 गुणे, अब देखिए घात का घात अगर होता है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के घात में -8 हो जाएगा, 4 का गुणा -2 में हो जाएगा भागा 2 के घाते -3। अब इसके आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते -8 ये हो जाएगा और ये भाग जो हो रहा है 2 के घाते -3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भाग में दिखा दीजिए क्योंकि दोनों में इस तरीके से भाग हो रहा है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जो बटे में 2 के घाते -3 है अगर इसको अंश में भेज दें तो ये हो जाएगा गुणे में 2 के घाते -3, ठीक है। कहीं पे बटे में लिखा है किसी संख्या के पावर में a के पावर -n, तो इसको अगर ऊपर भेजते हैं तो घात जो होती है वह धनात्मक हो जाती है, तो a के घाते n लिखा जा सकता है। कहीं पे भी अगर a के घात 1/a⁻n लिखा है तो उसको a के पावर n लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा है 2 के घाते 5 फिर गुणे 2 के घाते -8 फिर गुणा हो रहा है 2 के घाते -3। तो अब यहाँ पे देखिए सब आधार बराबर है 2 ही है, तो अब घातें क्या हो जाएंगी वह जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 धन -8 होगा फिर -3 होगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और -8 कितना हो जाएगा 0। तो 2 के घाते 0 बराबर कितना हो जाएगा, किसी संख्या के घात में 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 49 है 12y² - y - 1 का गुणनखंड कीजिए। देखिए फिर से गुणनखंड का ये सब पूछे हुए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर भी मैंने सॉल्व करा है तो पेपर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए 12y² माइनस y माइनस 1। अब यहाँ पे AC निकालेंगे तो -12 आ जाएगा। अब देखिए माइनस y जो है इसको भी दो पदों में तोड़ना है, एक पद जो होगा वह माइनस, एक पद प्लस होगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 12y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1। माइनस y को हमने कितना लिखा, -4y प्लस 3y, बात वही है, ठीक, इतना लिख लेंगे। अब पहले दो पदों में 4y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3y माइनस 1, फिर प्लस 1, दोनों बाद वाले पदों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना है, 3y माइनस 1 दोनों जगह है तो 3y माइनस 1 कॉमन, और गुणे में आ जाएगा 4y प्लस 1। तो इस तरीके से ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से सरल करना है। तो सरल करने में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी ये देखिए छोटा ब्रैकेट है और ये मझला ब्रैकेट है जो तिरछा दिख रहा है आपको। तो अब पहले तो हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन मत देखिएगा, ये सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है, और हम लोग यहाँ पे अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न दिया गया है मझला ब्रैकेट और उसके बाद छोटे ब्रैकेट में है 4 गुणे 5 के घाते ऋण 2। आप लोग भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और इसमें भाग हो रहा है 1/10 के घाते 2 से, फिर मझला ब्रैकेट और इसमें जोड़ हो रहा है 3/4 से। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करने की कोशिश पहले खुद से करिए और खुद को परखिए कि मैं सही सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं तो किस स्टेप में मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है, उसको सुधारिए। तो चलिए देखिए ये हो गया। अब मझले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट में जो 4 गुणे 5 हो रहा है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 20 के घाते ऋण 2 भागा 1/10 के घात में 2 है, तो इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/10 के घाते 2 मझला ब्रैकेट धन 3/4। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ खोल दीजिए और ये हो जाएगा 20 के घाते ऋण 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/20 के घाते धन 2, ठीक है, फिर भागा 1/10 के घाते 2 मझला ब्रैकेट बंद, फिर धन 3/4। अब इसके आगे सॉल्व करिए। देखिए 1/20 के घाते 2 है तो इसका मतलब क्या, 20 गुणे 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/400 और भागा 1/100 मझला ब्रैकेट धन 3/4, ठीक। अब इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/400 में भाग हो रहा है 1/100 से। तो अब देखिए जो एकदम नीचे हर होता है उसका गुणा होता है अंश में, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ जो अंश होता है इसका गुणा हर में होता है, फिर धन 3/4। अब मझले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1/1 नहीं, 100 का गुणा अंश में हुआ तो 100/400 ये हो जाएगा, और मझला ब्रैकेट फिर धन 3/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 फिर धन 3/4। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हर देखिए समान है 4 और ऊपर 1 धन 3 है, ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो मान 1 आएगा, और यहाँ पे देखिए ये भाग लेके चला था, यहाँ ये धन लेके चला है, तो इस वजह से इनका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रश्न में दिया गया था वह आप लेकर के चलेंगे तो वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए 51 है, 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से a इंटू सी आपको निकाल लेना है, ठीक है, और फिर 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे 15 गुणे -18 यही आना चाहिए, 15 गुणे -18। तो बिल्कुल आसानी से आ सकता है, देखिए 18 और फिर -15 में इसको कर लीजिए, 18 और -15 यानी कि ये 3x² को हम लोग लिख देंगे 18x² माइनस 15x², बिल्कुल आसानी से मिल गया। अब देखिए 3x² पहले दो पदों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5x² प्लस 6, और -3 बाद के दो पदों में कॉमन हो जाएगा
तो यहाँ बचेगा 5x² + 6। अब 5x² + 6 दोनों जगह है, तो यहाँ पे अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² - 3। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर भी गुणनखंड अगर आप करना चाहें तो भी लिख सकते हैं 5x² + 6, और यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है अभी भी दोनों में, तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 × 3 ये लिख सकते हैं। और x² - 1 को भी चाहें तो अभी और इसका गुणनखंड हो सकता है, ये हो सकता है 5x² + 6, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1 × 3। तो ये पूरा गुणनखंड चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या यहाँ पे भी यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी गुणनखंड का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पद अगर केवल एक पद माइनस अगर केवल है तो आपको एक पद माइनस में और खोजना होता है। ये इस तरीके से आप समझ लीजिए, या तो दो पद पॉजिटिव होंगे या दो पद नेगेटिव होंगे। इस तरह देखिए 4 पद टोटल बनते हैं। जब हम लोग बीच वाले पद को दो पदों में लिखते हैं तो 4 पद बनते हैं, और जब 4 पद आप बना रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो दो पद होंगे, अगर मान लेते हैं तीनों पद जो दिए गए हैं वह पॉजिटिव हैं तो चौथा पद भी पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दो पद नेगेटिव दिए गए हैं 3 पद में से, तो जो चौथा पद हम बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन अगर एक पद नेगेटिव दिया गया है, दो पॉजिटिव दिए गए हैं, तो चौथा पद जो बनाएंगे वो भी नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होना चाहिए, या फिर चारों पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर चारों नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। a × c जो आता है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव बनेगा। तो अब देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं, 8 × 24 होता है, तो 12x - 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, 3x² + 12x - 2x - 8। ठीक, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद पहले दो पदों में 3x कॉमन मिल जाएगा और बाद के दो पदों में -2। तो यहाँ पे x + 4 बचेगा, यहाँ पे भी तो x + 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा हुआ 3x और यहाँ पे बचा है -2। तो इस तरीके से ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से कर लोगे आप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाग का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से ये भी आप करोगे। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से भाग करना है। देखिए प्रश्न क्या, यह है 53। तो यहाँ पे तो सॉल्व किया है, लेकिन हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं ताकि भाग जो करना है वह आपको समझ में आ जाए किस तरीके से भाग होता है। प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 4 पद का एक बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है और इसमें भाग करना है 2 पद के बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में इस बीजीय व्यंजक से भाग देकर के भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, यह आपको प्रश्न दिया गया है। तो चलिए भाग देकर के हम लोग देखते हैं। देखिए 15x³ - 20x² + 13x - 12 में भाग देना है 3x - 6 से। 3x - 6 से भाग देना है। तो इसके बाद अब आगे समझिए, देखिए जिससे भाग देना है उसको आप देखिए और जिसमें भाग देना है उसको आप देखिए। ठीक है, दोनों के पहले पदों को आप देखिए। जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है 3x और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है 15x³। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उसके जो पहले पद हैं उनको हमको बराबर करना होता है, ताकि हम जब घटाएं तो दोनों पद कट जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से 3x को 15x³ अगर बनाना है तो 3x में किस चीज से गुणा करना पड़ेगा, 5x² से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए अब देखिए 5x² का जब गुणा करेंगे तो केवल 3x में नहीं होगा, -6 में भी होगा। तो 5x² का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 15x³ - 6 में गुणा होगा तो 5 × 6 = 30 और x² -30x²। अब इसके बाद घटा दीजिए, घटाएंगे तो जो नीचे वाले पद हैं इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। प्लस 15x³ है तो -15x³ हो जाएगा और फिर -30x² है तो ये हो जाएगा +30x²। अब देखिए
15x³ जो है वह आपस में कट के शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर है -20x² और नीचे है +30x², तो बचेगा क्या 10x² प्लस 10x² बचेगा। अब एक पद में केवल भाग तो जाएगा नहीं, तो दूसरा पद उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13x। अब यहाँ पे देखिए आ गया 10x² प्लस 13x। तो अब जिससे भाग दे रहे हैं उसको देखिए, और जिसमें भाग, अब किस में भाग जा रहा है 10x² प्लस 13x में, तो दोनों के पहले पदों को देखिए, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 10x²। अब 3x को हमको बनाना है, 3x को हमको बनाना है 10x²। तो इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए, इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए कि यह 10x, मान लेते हैं इसमें आप कैपिटल A से गुणा कर रहे हैं, तो कैपिटल A का मान क्या होगा, कैपिटल A का मान होगा 10x² बाई 3x, x से x² कट जाएगा, यानी कि 10x/3 से 10x/3 से अगर आप गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x²। तो 10x/3 से गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 10x/3 का जब गुणा करेंगे तो दोनों में होगा, 3x में भी होगा और -6 में भी होगा, तो गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 10x², फिर माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और 6 में गुणा होगा तो 2 बार में, और ये हो जाएगा -20x, ये आ जाएगा -20x। फिर घटाइए तो माइनस, ये प्लस, ठीक। अब ये पूरा दोनों कट जाएंगे आपस में, और ये हो जाएगा 33x, 13x ऊपर है और 20x नीचे, तो 33x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है -12, तो उसको उतार लीजिए। अब देखिए पहला पद देखिए, यहाँ पे 33x है और यहाँ पे 3x, तो गुणा किससे करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 33x, तो गुणा कर दीजिए 33x, फिर -6 में गुणा होगा तो 66 हो जाएगा। फिर घटाइए, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट बचे हुए हैं, तो अब घट जाएगा 4 और 5, 54, 54 आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया आपका भागफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। भाग देने के बाद जो फल मिला उसे भागफल, और भाग देने के बाद जो शेष बचा, ठीक है, उसे शेषफल कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए सॉल्व किया है, यह भागफल है, यह शेषफल है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से अब आप भाग कर लोगे, मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड के प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, अब कुछ भी नहीं है, आप अब गुणनखंड कर लोगे। यहाँ पे देखिए बस उल्टा लिख दिया है, कांस्टेंट पहले लिखा है, x बीच में है ही, और x² लास्ट में, यानी कि ये लिखा हुआ है -x² -5x -14, इसी का गुणनखंड करना है। अब देखिए a इंटू सी क्या आ रहा है, ये देखिए +14 है यहाँ पे, क्योंकि +14 है ये, तो a इंटू सी कितना आएगा, ये आएगा -14, और अब यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा, x² -7x प्लस 2x प्लस 14, ठीक है। तो 7x प्लस 7 कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2, तो इस तरीके से कर ही लेते हैं। -x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -x कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और यहाँ पे +2 कॉमन होगा, तो x प्लस 7 के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे -x है और +2, जिसे लिख सकते हैं 2 - x, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद अगला भी ऐसे ही है, अगला भी देख लीजिए। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। अब यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं और गुणनखंड करने को बोल रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि 4 पद आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले देखना है कि हाँ किस तरीके से मुझे गुणनखंड करना है, क्योंकि कांस्टेंट भी आ रहा है, एक पद y का आ रहा है, एक पद y² का आ रहा है, और एक पद x² का तो है ही। तो यहाँ पे बाद के तीनों पद नेगेटिव आपको दिख रहे हैं, तो बाद के तीनों पदों में पहले नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 2y + y², ये हो जाएगा। अब देखिए y² एक पद दिख रहा है आपको, 2y दिख रहा है और 1 दिख रहा है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब a + b
के होल स्क्वायर को आप याद करिए तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दो पद स्क्वायर में है और एक पद 2ab के फॉर्म में है, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, अब ये क्या आएगा, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो अब देखिए a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर और b की जगह y प्लस 1 है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1। तो माइनस का गुणा दोनों में होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो जाएगा, ये भी आसान था, बस थोड़ा सा आपको सोचने की बात थी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 1 से 20 तक की, जब तक लिखा है तो उसमें 20 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब 1 से 20 के बीच की अगर सम संख्या कहा होता तो 20 उसमें नहीं आता, ठीक। ये बात आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कि जो भाषा है उसको ध्यान से पढ़ना होता है हमको, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न को आप समझेंगे ही नहीं, सही इंटरप्रेट जब तक आप नहीं करेंगे सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलती करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप पहले 1 से 20 तक की जो सम संख्या है उनको लिख लीजिए और उनको अब देखिए उनका समांतर माध्य निकालने के लिए जितनी भी संख्या है उनको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या मिली है उस संख्या से भाग दे दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा और 10 संख्याएं हैं, शून्य से शून्य कट जाएगा, समांतर माध्य कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 57 है। देखिए निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे 50 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में तो उनका कुछ वेट भी होगा, उनके शरीर का वजन होगा, उसी वजन की बात यहाँ पे की जा रही कि उनका जो भार है वह किलोग्राम में यहाँ पे दिया गया है सारणी में। तो देखिए भार जो है वह किलोग्राम में 40 किलोग्राम के कितने 4 बच्चे हैं, 42 किलोग्राम के 12, 43 किलोग्राम के 18, 44 किलोग्राम के 10, 45 किलोग्राम के 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है समांतर माध्य, मतलब कि एक सामान्य बच्चा कितने किलो का है यह बताइए। एक सामान्य बच्चे की अगर एवरेज बात की जाए तो उसका वेट कितना है, ठीक है। 2017 16 17 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हल करना है। अब यहाँ पे 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पहला कॉलम बना लेंगे भार का, जो भार दिया गया है 40 42 43 44 45 उसको इसमें लिख लीजिए। इसके बाद इनकी बारंबारता लिख लीजिए, 40 किलो के 4 बच्चे हैं, 42 किलो के 12 बच्चे हैं, 43 किलो के 18 बच्चे हैं, 44 किलो के 10 बच्चे हैं, 45 किलो के 6 बच्चे हैं, ये हम लिख लेंगे। अब जैसे हम लोग समांतर माध्य जब संख्याएं दी रहती हैं तो उनको जोड़ते हैं, तो यहाँ भी वही काम करते हैं, लेकिन सारणी में ही आधा काम हम लोग कर लेते हैं। जैसे 40 किलो के 4 बच्चे हैं तो 40 को 4 बार जोड़ लीजिए या 40 का 4 में गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 160 किलो आ गया ये 40 किलो के 4 बच्चों का भार। इसी तरीके से 42 किलो के जो 12 बच्चे हैं उनका कुल भार कितना आ जाएगा 504 किलो। इसी तरीके से 43 किलो के 774 किलो और 44 किलो के 10 बच्चे यानी कि 440 किलो और 6 बच्चे 45 किलो के, तो ये हो जाएगा 770 किलो। अब कुल भार कितना आया सभी बच्चों का मिला करके, इसे एफएक्स कहते हैं और इसके जोड़ को सिग्मा एफएक्स कहते हैं। जोड़ का मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा एफएक्स कितना आ जाएगा, सबके भारों को जोड़ लिया जाए, 40 किलोग्राम के बच्चे के भारों को, 42 किलोग्राम के बच्चे को भारों को, इस तरीके से सभी भारों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2148। अब देखिए 2148 में सभी बच्चों का भार आ गया है और यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है 50। इस बारंबारता को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों की संख्या, या पहले क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि 50 शिक्षार्थियों का भार दिया गया है। तो अब इस 50 से
हम भाग कर देते हैं। ये देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, सभी बच्चों के भारों और बारंबारताओं के गुणा का योग क्या है, वह है 2148। और कितने बच्चे हैं, 50। भाग देंगे तो आ जाएगा 42.96। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 42.96। तो उम्मीद है अब समांतर माध्य के जितने भी प्रश्न इस तरीके से आएंगे जो सारणी में दिए होंगे वह आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक मान आपको दे दिया गया है और एक मान छुपा दिया गया। बस देखिए प्रश्न को देखिए आप, यह है प्रश्न संख्या 58 है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए पद दिए गए हैं, 5 जो है वह 6 बार आया है, 15 4 बार, 25 3 बार और 35 के बार ही आया है, के बार आया है और 45 2 बार आया है। ठीक, तो जब 35 के बार आ रहा है और बाकी पद दिए गए हैं कि हाँ इतनी बार आ रहे हैं, तो जो समांतर माध्य है वह 21.5 आ रहा है। तो यहाँ से आप के का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बस जहां के है वहां के रखे रहिएगा और सॉल्व कर लेंगे, के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से सारणी बना लीजिए, जो पद दिए गए हैं उनको लिख लीजिए, जो उनकी बारंबारता दी गई है उनको लिख लीजिए और पद और बारंबारता का गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा 6 में 30 और 15 का गुणा 4 में 60, फिर 25 का गुणा 3 में 75 और 35 का गुणा के में होगा तो हो जाएगा 35 के। ठीक, और 45 का गुणा 2 में तो 90। अब इसके बाद देखिए सभी को जोड़ लीजिए, बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13 और 13 धन के, तो 13 धन के लिखेंगे इसको और 2 जोड़ेंगे तो 13 और 2 15 हो जाएगा और धन के तो कितना आ जाएगा 15 धन के। ये आ गया पदों की संख्या। और उसके बाद ये पद और बारंबारता के गुणा का योग करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 और 60 90 और धन 75 165 और 90 255 और ये 35 की कितना हो जाएगा, 35 के धन 255। ठीक, इसके बाद समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बाई एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 255 धन 35 के और बटे सिग्मा एफ कितना है, ये सिग्मा एफ बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये होता है 15 धन के। और समांतर माध्य की वैल्यू पता है 21.5। अब इसके बाद तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और 21.5 बटे 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू जब निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे के की वैल्यू जो है वह 5 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप सॉल्व करके बताइएगा कि सही सॉल्व किया गया है या नहीं। ये सभी लोग आप लोग खुद से सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 58 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है खुद से सॉल्व करके। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहला स्टेप यह आप लोग गलती कभी मत करिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं। माध्यिका जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले संख्याओं को एक क्रम में लगाते हैं, चाहे आप बढ़ते हुए क्रम में लगा लो संख्याओं को या घटते हुए क्रम में। यहाँ जैसे दिया गया है छोटी बड़ी संख्याएं कहीं भी कोई भी संख्या लिखी है, लेकिन अब देखिए क्रम में लगाने के बाद सबसे छोटी संख्या हमने सबसे पहले लिख दी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर वही संख्या रिपीट हुई है तो फिर वही संख्या लिख देंगे। फिर देखिए तो इस तरीके से ये लिख दिया हमने संख्याएं, जितनी भी संख्या जितनी बार दी गई है उनको क्रम से लगा करके लिख देंगे। ठीक है, तो 10 संख्याएं दी गई हैं, 10 संख्याएं हमने इस तरीके से लिख लिया। अब 10 संख्याएं जो दी गई हैं वह 10 संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, क्योंकि 2 से कटता है 10। अब जब सम संख्याएं दी होती हैं तो माध्यिका मतलब आप बीच वाली संख्या को खोज करके लाइए। माध्यिका का मतलब यही होता है कि जो बीच में कहीं जो संख्या आ रही हो उसको बताइए वह कौन सी संख्या है। माध्यिका का मतलब सीधा सीधा यही होता है।
तो जब सम संख्याएं होती हैं तो बीच में दो संख्याएं मिल रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं दो संख्या आपने इधर, तीन संख्या इधर आपने कर दिया, तीन संख्या इधर कर दिया, और उसके बाद भी दो संख्याएं बीच में बच रही हैं, क्योंकि जो संख्याओं की संख्या है वह सम है। अभी विषम संख्याएं होती तो बीच में एक संख्या मिलती और अगल बगल बाकी बराबर संख्याएं मिलती। तो अब देखिए माध्यिका का जो सूत्र लगता है जब संख्याएं सम होती हैं तो n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। अब देखिए कहीं कहीं पे आपने n धन 1/2 लिखा हुआ देखा होगा, यह चीज अलग है, और n/2 धन 1 इसका वैल्यू अलग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, n/2 धन 1 लिखा गया है, n धन 1/2 नहीं लिखा गया है, n/2 धन 1 लिखा गया है, ठीक है। तो अब फिर इसमें भाग होता है 2 का, ठीक है, क्योंकि एक पद का मान हमको चाहिए। अब यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो 2 पद का मान आ रहा है तो 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए n की वैल्यू 10 है तो 10/2 यानी कि 5वें पद का मान, और फिर धन 10/2 धन 1 यानी कि 5 धन 1 यानी कि 6वें पद का मान। तो 5वें पद का मान, अब जो क्रम से आपने संख्याएं लगाया है उसी में गिनती करिएगा। ये पहला संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये पांचवा संख्या 11 है और छठवां संख्या 12 है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप, 5वें और 6वें पद का मान रखेंगे तो 11 और धन 12 कितना आ जाएगा 23, तो 23/2 मान कितना आ जाएगा 11.5, ठीक है। तो ये जो बीच वाली संख्याएं हैं, माध्यिका का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बीच की संख्या। तो बीच की जो संख्या है वह दो संख्याएं मिल रही थी, क्योंकि 4 संख्या इधर है और 4 संख्याएं इधर अगर हम लोग अलग कर दें तो बीच में दो संख्या दिख रही है 11 और 12। इसी का अगर आप दोनों का जोड़ के बटे 2 कर दो, यानी कि 11 धन 12/2 कर दो, तो आपको सीधे सीधे माध्यिका, ऐसे आप देख के भी बता सकते हो माध्यिका, ठीक है, बहुत ही आसानी से। बस क्रम में आपको एक बार संख्याएं लगानी पड़ेंगी, ये बात अलग है कि हाँ क्रम में लगा लीजिए, उसके बाद आप देख के बता सकते हैं। अगर प्रश्न में ही क्रम में संख्याएं लगा के दी हैं तो आप बहुत ही आसानी से, अगर ऑड नंबर की संख्याएं दी गई हैं तो बीच वाली संख्या वैसे ही माध्यिका हो जाएगी, नहीं दी है तो दो संख्याओं का आप दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, वो माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से माध्यिका आप समझ गए। और यहीं पे अगर यह संख्या 9 होती, मान लेते हैं 12 नहीं दिया होता, तो 11 जो होता है वह माध्यिका हो जाती। इसी में केवल 12 नहीं दिया होता तो 11 जो होता है वह माध्यिका होता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़ों में जो संख्या सबसे बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। अब देखिए यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, 12 3 बार आया है, 16 8 बार आया है, 20 26 बार आया है, 24 6 बार आया है, 28 3 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक तो आपको लिख के दिया गया है, 20 26 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पे जो बहुलक हो जाएगा वह 20 हो जाएगा, ठीक है। गलती से 26 मत लिख दीजिएगा, 26 बार 20 आ रहा है, ठीक है। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक हमेशा पद होता है, बारंबारता बहुलक नहीं होती है, बहुलक पद होता है। तो 20 जो होगा वह बहुलक होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 60, एक घन की भुजा है 3 सेमी, उसका आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 3 × 3 × 3 यानी कि 27 घन सेंटीमीटर जो हो जाएगा वह इसका आयतन हो जाएगा, ठीक। आसानी से आप निकाल सकते हो घन का आयतन, यहाँ पे देखिए निकाला है, 27 घन सेमी आया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, एक घन की कोर 5.5 सेमी है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन की कोर दी गई है, मतलब घन की भुजा दी गई है, घन की भुजा कितनी है 5.5, तो आयतन निकालेंगे 5.5 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 166.375। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन में आपको पता है 6 फलक होते हैं और एक फलक जो होता है वह वर्गाकार होता है, उसका पृष्ठ निकालेंगे तो a स्क्वायर आएगा, वर्ग का पृष्ठ जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं a स्क्वायर होता है, तो एक फलक का जो क्षेत्रफल आ रहा है वह
ए स्क्वायर आ रहा है, तो 6 फलकों का कितना आएगा, 6 गुणे ए स्क्वायर। तो यही कर लीजिए, 6 गुणे ए स्क्वायर, तो मान कितना आ जाएगा, 6 गुणे 3.25, तो ये आ जाएगा 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर जिसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 62 है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75, चौड़ाई 15, ऊंचाई 5, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो बड़ा गुटका है उसका आयतन आप निकालिए और जो छोटा गुटका हमको काटना है उसका आयतन निकालिए, और यहाँ से बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से अगर हम भाग कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। गुटकों की संख्या अगर निकालना है तो घनाभ का आयतन बटे एक गुटके का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना है, 75 गुणे 15 गुणे 5 और एक गुटके का आयतन 15 गुणे 3। ठीक है, तो 15 से 15 कट जाएगा और 3 से 75 को काटेंगे 25 और 25 का गुणा 5 में होगा तो 125, यानी कि बने जितने गुटके बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 125 गुटके बन सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 64 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने पर प्राप्त संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटा करके रखा गया है। ये देखिए एक 10 सेंटीमीटर का घन ये है और 10 सेंटीमीटर का घन यह आपको दिख रहा है, दोनों जो हैं वह सटा करके रखे गए हैं। ठीक है, ये जो भुजाएं हैं वह सब कुछ 10-10 सेंटीमीटर का था, उसके बाद सटा करके रख दिया गया है, तो टोटल भुजा कितनी हो जाएगी। अब जो लंबाई एक, अब दो घनों को जब सटा करके रखा गया है तो यह आपको पूरा, अगर आप देखिए दोनों को एक में मिला करके आप देखेंगे तो यह आपको अब घनाभ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यह जो घनाभ है, ठीक है, इस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10। ठीक, अब इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र आपको पता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणे ये हो जाएगा 200 धन 100 धन 200, तो 2 गुणे 500 यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है और लास्ट क्लास जो होगा वो भी थोड़ा सा क्लास लंबा होगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि पूरा क्लास आपने देखा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो वह आप पूछ लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ताकि सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं राजन पवन सीरीज के, उसका भी मैं एक क्लास ले लूंगा। आपके डाउट्स अगर ज्यादा होंगे तो राजन सीरीज का अलग, पवन सीरीज का अलग। तो डाउट्स आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट करके बताते रहिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। आपको सब कुछ मैं करा रहा हूँ, पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको, तो आपको भी थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, सभी ग्रुपों में शेयर करना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या चैनल पे विजिट करके आप सभी विषयों की अपनी तैयारी यहीं यूट्यूब पे कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सीरियस है अपने तैयारी को लेकर के, आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, 95% तक नंबर अगर आपको चाहिए, उससे अधिक नंबर चाहिए, तो आपको यह गारंटी मिलती है हमारे ऐप पे। ये सुविधाएं सारी मिलती हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, 3rd सेमेस्टर का कोर्स, और 3rd सेमेस्टर के कोर्स में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, जितना भी आपको जरूरत है 3rd सेमेस्टर में पढ़ने की, सब कुछ आपको वहां पे 449 रुपीज में मिल जाएगा। और यहाँ पे कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, पहले ये आप समझ लीजिए। सभी आपको चैप्टर वाइज
सभी सब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट में सभी चैप्टर के बाद टेस्ट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव करने के लिए। प्रैक्टिस कैसे प्रश्न बनते हैं वह उसमें डाले गए हैं। साथ ही फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ देखने को मिलेगा। फिर राजन पवन सीरीज पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा। राजन पवन सीरीज का पीडीएफ देखने को आपको मिलेगा और वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सारी चीजें आप देख सकते हो बिना प्रचार के और डाउनलोड कर सकते हो सारी सुविधाएं। और जहां कहीं भी डाउट आता है आप सीधे हमसे पूछ सकते हो, सीधे हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो है वह आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, थर्ड सेमेस्टर कोर्स को परचेज करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।